जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये टेस्ट श्रृंखला है, इसका आज ही हमारा 23वां पार्ट है। इससे पहले मैं 22 क्लासों में आपको अलग अलग क्वेश्चनों को डीपली डिस्कस करके बता चुका हूँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 541वां क्वेश्चन है दोस्तों। अखिल भारतीय लोक परिषद के किस अधिवेशन में श्रीदेव सुमन को हिमालय राज्यों का सच्चा प्रतिनिधि घोषित किया गया? तो लुधियाना अधिवेशन में घोषित किया गया था। ठीक। तो जो ये लुधियाना अधिवेशन हुआ था, अगर पूछा जाए कि जो ये लुधियाना अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और अगर पूछा जाए जो ये अधिवेशन था कब हुआ था, तो ये 1939 में ये अधिवेशन हुआ था। भारतीय लोक परिषद के अधिवेशन में उन्होंने प्रजामंडल प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। किसके प्रतिनिधि के रूप में? प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और आपको पता है कि श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? जनरली तो 25 मई 1916 को हुआ था, जबकि इनकी जो मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हेमवती नंदन बहुगुणा के संबंध में कूट है। दोस्तों, इनमें से कौन सा सत्य कूट है हेमवती नंदन बहुगुणा जी के संबंध में? इन्होंने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है कि इन्होंने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था। दूसरा क्या बोल रहा है? 1990 में दलित मजदूर पार्टी का गठन किया था। दोस्तों, ये गलत है। दलित मजदूर पार्टी का गठन तो किया था, लेकिन 1990 में नहीं किया था, बल्कि इन्होंने ये 1984 में किया था। ठीक है, ये संसदीय चुनाव अमिताभ बच्चन से हार गए थे। ये भी सही है कि ये जो संसदीय चुनाव थे, हेमवती नंदन बहुगुणा को किसने हराया था? अमिताभ बच्चन ने हराया था। और इंडियन नाइज होम इनकी पुस्तक है। ये भी सही है कि जो इंडियन नाइज होम है, इनकी आत्मकथा, इनकी अपनी पुस्तक है इंडियन नाइज होम। तो कौन कौन हुआ? 1, 3 और 4। कहाँ पे? 1, 3, 4। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 क्या है? सही है। जबकि जो दूसरा नंबर है कूट 2 है, वो क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन। कृष्णचंद्र पंत का संबंध निम्न में से है। दोस्तों, जो कृष्णचंद्र पंत का संबंध है वो किससे है? तो गोविंद बल्लभ पंत से है। देखो, गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे कृष्णचंद्र पंत। ठीक है, इन्होंने नैनीताल से, याद रखना, जो कृष्णचंद्र पंत थे नैनीताल से ये क्या हुए? 1962 में प्रथम बार सांसद बने थे। अगर पूछा जाए कृष्णचंद्र पंत प्रथम बार सांसद कहाँ से बने थे, तो नैनीताल से बने थे। और कब बने थे? तो 1962 में बने थे। जनता दल सरकार में ये विदेश मंत्री रहे। जो जनता दल सरकार थी वहाँ पे ये क्या रहे? विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। याद रखना, जो 10वां वित्त आयोग था, 10वें वित्त आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। 10वें वित्त आयोग जो था, उस 10वें वित्त आयोग के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए आ रखा है। तो जो सरमौली है, सरमौली काई के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, आपके होम स्टे पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। 3, शूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। 1, दारकोट, जो दारकोट गांव है दोस्तों, वो आपके अंगूरा ऊन के लिए प्रसिद्ध है। 2, ठीक है, और रोतो की बेली पनीर गांव के नाम से प्रसिद्ध है। 4, तो क्या है? 3, 1, 2, 4। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। गढ़वाल समाचार, विशाल कीर्ति व गढ़वाली अखबार का एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, गढ़वाल समाचार, विशाल कीर्ति और गढ़वाली अखबार का जो एकीकरण किया गया वो किया गया 1916 में। कब किया गया? 1916 में दोस्तों इसका एकीकरण किया गया था। जो गढ़वाल समाचार था उसका प्रकाशन 1902 में हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ से हुआ था, तो इसका प्रकाशन दुगड्डा से हुआ था।
ठीक है। जो गढ़वाली अखबार है, गढ़वाली अखबार का प्रकाशन आपको पता है 1905 से 1952 के बीच हुआ था, जिसमें तारादत्त, गिरिजादत्त और विशंबरदत्त चंदोला, ठीक है, गढ़वाल पत्रकारिता के जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, इन लोगों ने आपस में क्या किया था, मिल करके इसका प्रकाशन किया था। इसी 1915 या 16 में क्या किया गया था, इसको जो गढ़वाली अखबार था, गढ़वाली अखबार को मासिक से साप्ताहिक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य वन निगम का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, जो राज्य वन निगम का गठन है वो किस वर्ष किया गया? तो राज्य वन निगम जो है उसका गठन 1 अप्रैल 2001 को किया गया, ऑप्शन डी, ठीक है। जबकि उत्तराखंड में जो वन नीति बनी थी, उत्तराखंड में वन नीति कब बनी? 2005 में अब बनी थी। अगर कभी पूछा जाए कि उत्तराखंड वन नीति किस वर्ष बनी थी, तो 2005 में बनी थी। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का जो वन अधिनियम बना वो कब बना, तो 17 मई 2001 को बना था। 17 मई 2001 को उत्तराखंड वन अधिनियम बना था। देखो, वन निगम 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है, वन नीति जो लागू की गई सर्वप्रथम 5 में बन गई थी। दोस्तों, जो वन अधिनियम बना वो 17 मई 2001 को बना। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, जागरा त्योहार के संबंध में सत्य है। दोस्तों, जागरा का त्योहार यह जौनसारी जनजाति से संबंधित है। सही है कि गलत है? दोस्तों, जो जौनसारी जनजाति है, जागरा का त्यौहार क्या है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसमें महासू देवता की पूजा अर्चना की जाती है। हमें पता है महासू देवता प्रिय देवता हैं किनके? जौनसारी जनजाति के, तो बिल्कुल सही है ये भी। महासू देवता की डोली को यमुना नदी में ले जाकर नहलाते हैं जागरा त्यौहार पे, ये गलत है। यमुना नहीं बल्कि किस नदी में ले जाकर नहलाते हैं? टोंस नदी में ले जाकर नहलाते हैं, ठीक है। और यह त्यौहार भादो महीने में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? जागरा त्यौहार के संबंध में ऑप्शन सी क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के भोटांकित निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों, जो उत्तराखंड के भोटांकित है वो जो रचना है शिव प्रसाद डबराल की रचना है। किसकी? ऑप्शन डी, शिव प्रसाद। देखो दोस्तों, शिव प्रसाद डबराल को ही उत्तराखंड का चारण कहा जाता है। क्यों? इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है? इन्हीं शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का इतिहास किसकी रचना है, तो शिव प्रसाद डबराल की है, ठीक है। टिहरी का इतिहास, टिहरी का इतिहास भी किसकी रचना है? ये भी शिव प्रसाद डबराल जी की रचना है। गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत, और इसके अलावा अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, इनकी प्रसिद्ध रचना है। उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा, ये अनेक रचनाएं शिव प्रसाद डबराल जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्न में से किन स्थानों को साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों, जो चंद वंश का शासक था कीर्ति चंद, ठीक है, वो उसने किन स्थानों को मिलाया था? तो खगमरा कोट, शूनरा, कोटली, केडारो, बैरारो। तो दोस्तों, इसने उपर्युक्त सभी स्थानों को क्या किया था? चंद वंश में मिलाया था। और आपको कीर्ति चंद पता है किसके समकालीन शासक था? तो अजय पाल के। अजय पाल क्या कर रहा था उस टाइम पे? गढ़वाल पे राज कर रहे थे। तो इन अजय पाल के समकालीन है कीर्ति चंद। कीर्ति चंद वही शासक है जिसने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। और इसी कीर्तिचंद के आक्रमण के कारण क्या हुआ था? पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा का निर्धारण किया गया था। जो नंदा देवी क्षेत्र है या बधान क्षेत्र है, उससे जो पूर्वी हिस्सा है वहां पे राज करेगा कौन? बधान क्षेत्र से चंदवंश। और उससे जो क्या है आपका जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, तो वहां पे जो राज करेगा वो कौन करेगा? ये परमार वंश राज करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक पर्यटक किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? दोस्तों, जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं वो आपके किस में आते हैं? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ऑप्शन बी। अगर कभी इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आए, उसके बाद जो सर्वाधिक आते हैं वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, और जो उसके बाद सर्वाधिक आते हैं वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है। तो इसका क्रम क्या बनेगा? सर्वाधिक आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, उसके बाद
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में और उसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल तो 520 पॉइंट कुछ या 521 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल पूछे तो 820 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। और अगर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल पूछे तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बांसुरी की तरह बजाया जाता है? दोस्तों वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बांसुरी के समान बजाया जाता है? तो वो है अलगोजा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अलगोजा वो वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह बजाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजनवंती काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। दोस्तों जो विजनवंती है वो किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों जो विजनवती काव्य संग्रह है वो इलाचंद जोशी जी का काव्य संग्रह है। किसका है? इलाचंद जोशी जी का काव्य संग्रह है। और अगर इन्होंने क्या किया था, सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्र का संपादन किया था। अगर पूछा जाए सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्र का संपादन किसने किया था तो वो भी इलाचंद जोशी जी ने किया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं जहाज पर पंछी इनकी प्रसिद्ध रचना है। सन्यासी, प्रेत और छाया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रृंखला द्वारा निम्न में से किस नदी बेसिन को पृथक किया जाता है? दोस्तों जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है उस श्रृंखला के द्वारा जो पृथक किया जाता है वो पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी को पृथक किया जाता है। किसको? पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी को पृथक किया जाता है। और दोस्तों जो ये पिंडर नदी है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? आपकी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। और रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपकी दूधातोली, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये आपके कहाँ मिलती है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलने वाली जो पिंडर नदी है इसी को क्या कहा जाता है? कर्णगंगा कहते हैं। जो कर्णप्रयाग में क्या करती है? आपके कर्णप्रयाग का निर्माण करती है अलकनंदा के साथ मिलकर के। और जो दूधातोली से निकलती है रामगंगा या रथवाहिनी नदी निकलती है, इसी पे क्या है? कालागढ़ बांध है आपका कोटद्वार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुर्मी ताल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो दुर्मी ताल है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है कि दुर्मी ताल कहाँ है तो आपके चमोली जनपद में स्थित ताल है। और अगर मैं आपको चमोली जनपद के अन्य ताल बोलूँ, मुख्य ताल जो हैं, तो पहला देखो रूपकुंड। अगर पूछे रूपकुंड, कंकाली ताल भी कहते हैं, कहाँ है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। होमकुंड नंदा देवी राजजात का अंतिम पड़ाव, जहाँ पे नंदा राजजात का क्या रखा जाता है? डोली रखी जाती है। होमकुंड कहाँ है? चमोली जनपद में। शतोपंत त्रिभुजाकार ताल, जहाँ पे क्या किया था? द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने आत्महत्या पर रोक लगाई थी। इसी के समीप सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, सोमकुंड, विष्णुकुंड स्थित है। अगला शेष नेत्र ताल, कहा जाता है कि शेष नेत्र यानी शेष नाग के असुर से इस ताल का निर्माण हुआ था। ठीक है। हेमकुंड, जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ठीक है। हेमकुंड 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है। तो ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले ताल हैं आपके कहाँ पे? चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों काली नदी कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। हमें पता है कुमाऊं की क्या उत्तराखंड की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। ठीक है। कहाँ से निकलती है? जास्कर पर्वत श्रेणी के काला पानी से निकलती है ये नदी। और जौलजीबी काली और गौरी के संगम पर स्थित है। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि जो जौलजीबी मेला है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो गजेंद्र बहादुर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। तो यानी कथन ए भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। दोस्तों उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? तो नौकुचिया ताल को क्या है? उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अगर इसकी गहराई पूछे कितनी है तो 40 मीटर इसकी गहराई है।
ठीक है। जबकि सहस्त्रताल गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी झील है, याद रखना। अगर पूछे उत्तराखंड का पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल कौन सा है, किसके लिए बोला मैंने, पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल, ठीक है, पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल कौन सा है, तो वो ताल आपका कौन सा है, नौकुचिया ताल है। इन नौकुचिया ताल को क्या अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है। सनत कुमार सरोवर किसको कहा जाता है, तो नौकुचिया ताल को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन की तुलना मुसोलिनी व नेपोलियन की यात्रा से की। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी के किस आंदोलन की तुलना मुसोलिनी व नेपोलियन की यात्रा से की, तो वो नमक सत्याग्रह की तुलना की थी। किसकी, नमक सत्याग्रह की तुलना की थी। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था शुरू, और ख़त्म कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ, ये ख़त्म हुआ। दोस्तों, इसमें क्या था, 24 दिन में ये 240 किलोमीटर की ये यात्रा थी। कितने दिन में, 24 दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा थी। और ये नमक सत्याग्रह किया क्यों गया था, तो लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय मांगें सौंपी गई थी, ठीक है, और इसलिए ये आंदोलन किया गया था, या तो 11 सूत्रीय मांग को मान, ना तो हम चलते जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे टोटल 78 स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। इन 78 में से उत्तराखंड से कितने थे, तो 3 थे, ज्योतिराव कांडपाल, गोरखा वीर बहादुर और भैरव दत्त। ये 3 मुख्य उत्तराखंड से क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र के, कहाँ पूछ रहा है, कुमाऊं क्षेत्र के, कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो दुर्गादत्त जोशी थे। ऑप्शन ए कौन थे, दुर्गादत्त जोशी। लेकिन अगर पूछे उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है, कहाँ का बोला मैंने, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो यह वो कौन थे दोस्तों, आपके जगमोहन सिंह नेगी जी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, जगमोहन सिंह नेगी थे। जबकि कुमाऊं के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही दुर्गादत्त जोशी थे। किस आंदोलन क्रांतिकारी ने खुद को सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था, तो सर्वप्रथम खुद को घोषित करने वाली, जो व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली क्रांतिकारी थी, वो थी भागीरथी देवी। कौन थी, भागीरथी देवी थी, ठीक है। और देश में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, सालम क्रांति का मूक सहयोगी निम्न में से किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो सालम क्रांति की घटना हुई थी, कब हुई थी, 25 अगस्त 1942 को सालम क्रांति की घटना हुई थी। इनमें से इस घटना में सालम क्रांति का मूक सहयोगी किसको कहा जाता है, तो जानकी बिष्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन जो आंदोलन की रणनीति के लिए जो बैठकें हुई, उस बैठकों को इन्होंने क्या किया, अपने घर में करवाया, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सालम क्रांति की मूक सहयोगी कहा जाता है। और यही सालम क्रांति थी दोस्तों, जहाँ पे नरसिंह धानक, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, नरसिंह धानक और टीका सिंह, दो क्रांतिकारी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। सालम का नायक किसको कहा जाता है, तो प्रताप सिंह नेगी को कहा जाता है। प्रताप सिंह नेगी को सालम का नायक कहा जाता है। इस सारे एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, और सारा शायद टॉपिक क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगला क्वेश्चन, सल्ट क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो सल्ट क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। सल्ट की घटना कब हुई थी, 5 सितंबर 1942 को हुई थी, ठीक है। सल्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है। किसको, सल्ट को। और किसने कहा था कुमाऊं का वारदोली, तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने, महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं का वारदोली कहा था इसे।